हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, फोर्थ क्लास है हमारी, टॉपिक है इंटेलिजेंस। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बुद्धि का मापन। ठीक है, यानी कि कैसे बुद्धि का मापन स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे हिस्ट्री रही। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ईवीएस की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो आप सभी साथी जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा है और बेसिक से चाहते हैं कि बेसिक से उन्हें हर एक चीज़ को समझ करके पेपर जो है वो देना है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से तैयारियाँ होती हैं। जैसे कि कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ बच्चे करते हैं कि पहले जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। तो हमारा मोटिव ये है यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताया जाए, चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा समय है। क्योंकि यूपी टेट का भी कंफर्म नहीं है कब तक आएगा, बट पॉसिबल है जल्द ही आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि का मापन। इससे पहले हमने शुरू की वीडियो में बुद्धि का अर्थ देखा, और 2 वीडियो में हमने देखा कि किसने बुद्धि के बारे में क्या क्या बताया, कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कारक होते हैं बुद्धि के, सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम अपना बुद्धि का टॉपिक जो है वो यहाँ पर एंड कर लेंगे 4th वीडियो में। और बुद्धि का मापन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बेसिकली आपको मैंने सारी चीज़ें तो लगभग इसके अंदर बता दी हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना बुद्धि के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल ये आ जाता है आप लोगों का कि बुद्धि लब्धि शब्द जो है वो, उसका जनक जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, स्टन को बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक ही आप लोगों को मैप सा, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या यहाँ पर बेनिफिट है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बिने साइमन परीक्षण जो हुआ था, ठीक है, 1905 में, तो यहाँ पर बिने साहब ने जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, बट प्रॉपरली वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें रह गई थी इनकी। ठीक है, इसको बीने का काल भी कहते हैं और मानसिक आयु भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, 1905 से 1911 तक का इनका रहा ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1905 से 1911 तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, स्टन और टर्मन जो है वो आते हैं, और बुद्धि लब्धि शब्द का जनक किसको कहा था हमने, स्टन को कहा था ना। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक किसे कहा था, स्टन को। ठीक है, तो ये फिर इस पर वर्क करना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग आगे देखेंगे कि इसके अंदर इन्होंने फिर बुद्धि मापन के लिए फॉर्मूलाज दिया कि कैसे हम बुद्धि मापन किसी की बुद्धि का निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि बिने ने यहाँ पर जो स्टार्ट करा था, बिने ने स्टार्ट किया था बिने साइमन परीक्षण, बट वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे। कुछ चीज़ों की कमियां यहाँ पर रह गई थी। फिर उसको आगे टर्मन ने और स्टन ने इसको आगे जो है वो चालू किया, स्टार्ट किया। बाकी तो जब जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी अभी आगे बिने के बारे में, स्टन के बारे में और सारी चीज़ें आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बुद्धि का जो मापन करते हैं वो हम 2 प्रकार से करते हैं। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बुद्धि का जो मापन होता है वो 2 प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का होता है। ठीक है, पहला होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि मापन, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि मापन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धि मापन 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि मापन, सामूहिक बुद्धि मापन। अब व्यक्तिगत बुद्धि मापन से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, और सामूहिक बुद्धि मापन के बारे में बात यहाँ पर समूह के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक समूह का बुद्धि मापन यहाँ पर हो रहा है, और व्यक्तिगत में किसी एक व्यक्ति का मापन हो रहा है। ठीक है, समूह में एक से ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो व्यक्तिगत बुद्धि मापन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका शाब्दिक और एक होता है आपका अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इन 2 प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का मापन ये होता है। चीज़ों को सिर्फ दिमाग में रखना, सवाल क्या बनेंगे वो प्रैक्टिस में हम सारे कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी जाए, या फिर सारे टॉपिक क्लियर करवा के इकट्ठा सभी की फिर एक साथ प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट में बताइएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अदर प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो 2 प्रकार से हमारे बुद्धि परीक्षण होते हैं, एक तो शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है, यानी कि एक होता है बोल के और एक होता है अशाब्दिक, यानी कि इसमें बोला नहीं जा रहा है। ठीक है,
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर क्या होता है, शिक्षित लोग जो है वो सम्मिलित रहते हैं। शिक्षित लोग यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये सम्मिलित रहते हैं, और अशाब्दिक में अशिक्षित लोग जो है वो लिए जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और पढ़े लिखे लोगों को जब इसमें लिया जा रहा है, तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परीक्षण के अंदर ऐसा होगा जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि पढ़े लिखों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हीं के लिए ये परीक्षण बनाया गया है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिए अलग परीक्षण बनाया गया है। अब ये परीक्षण कौन कौन से ये आप लोग देख सकते हैं, बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये दो परीक्षण जो है ये, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, व्यक्तिगत बुद्धि मापन के अंदर शाब्दिक परीक्षण में बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आता है। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण अलग है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अलग है। ठीक है, ये दो परीक्षण किस में आते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि मापन के शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर आ जाता है आप लोगों का भाटिया बैटरी परीक्षण, वैशलर वैल्यू परीक्षण और भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, यानी कि ये परीक्षण ही इस तरीके से बनाए गए होंगे कि जिसमें पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वो चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पर उस चीज़ पर वर्क करेंगे। वहीं से हमें पता चलेगा कि कितना इनका बुद्धि का स्तर है, इनका IQ क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये IQ शब्द भी कहाँ से आया था, स्टन जी ने ये चीज़ें दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे कि IQ कैसे आया, क्या क्या सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने समझी कि व्यक्तिगत बुद्धि मापन के अंदर एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। तो शाब्दिक के अंदर दो प्रकार के परीक्षण होते हैं आप लोगों के, बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। और अशाब्दिक के अंदर होता है आप लोगों का भाटिया बैटरी परीक्षण, वैशलर वैल्यू परीक्षण और आप लोगों का भूल भुलैया परीक्षण। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं तो सामूहिक बुद्धि मापन। अब सामूहिक बुद्धि मापन हो रहा है, यानी कि समूह वाला मापन हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो हमने व्यक्तिगत देखा, पर्टिकुलर के बारे में बात करी, अब समूह के बारे में बात हो रही है। तो समूह के अंदर भी एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। जैसे हमने व्यक्तिगत वालों के साथ करा, ऐसे ही हम इनके साथ भी करेंगे। तो अब इसके अंदर भी हम परीक्षण देख लेते हैं। तो शाब्दिक वाले के अंदर आर्मी परीक्षण है और सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, ये दो परीक्षण शाब्दिक में आते हैं। ठीक है, सामूहिक के शाब्दिक में आते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक के अंदर यहाँ पर 5 मापन यहाँ पर दिए हुए हैं, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, पिगन परीक्षण, कैटल का सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण और रैबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है, ये 5 यहाँ पर नाम दिए हुए हैं अशाब्दिक के अंदर। आप लोगों को थोड़ा सा ये लिखने के बाद और थोड़ा सा इस पर रीडिंग करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से याद आप लोगों को हो जाएगा। बाकी आप लोग इसे 1-2 बार जब पढ़ोगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ताकि आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कोई, तो वो आप लोग कर सको। ठीक है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर आपका आर्मी परीक्षण, शिकागो परीक्षण, पिगन परीक्षण, कैटल का सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण और रैबेन का प्रोग्रेसिव, ठीक है, मैट्रिसेज परीक्षण। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए आई। आगे अब देखते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं आगे इसमें क्या है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 परीक्षण, ये चीज़ें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो बिने साइमन परीक्षण कब आया, स्टन और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बिने साइमन परीक्षण आप लोगों का 1905, स्टन का 1902 और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 में। ठीक है, जब यहाँ पर आप लोग इसको देखोगे, चलिए देखते हैं इनको, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बिने साइमन परीक्षण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन्होंने व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण किया। ठीक है, 13 से 15 वर्ष के बच्चों पर, पेरिस के स्कूल के बच्चों पर इन्होंने परीक्षण किया है, और बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण करने वाला। ठीक है,
यानी कि बुद्धि का परीक्षण, मैंने आपको बताया ना भी बुद्धि का परीक्षण इन्होंने स्टार्ट किया, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इसको ये फुलफ़िल नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाए, तो उसके बाद स्टर्न साहब ने उसको आगे बढ़ाया और उसको पूरा किया। ठीक है, अगला है यहाँ पर स्टर्न की बात करें तो बुद्धि लब्धि शब्द का जनक इन्हें कहा गया है, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। और बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक भी इन्हें कहा गया है, यानी कि इन्होंने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन कालानुक्रमित आयु, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम बोलते हैं कालानुक्रमित आयु, और मेंटल एज को हम बोलते हैं वास्तविक आयु। ठीक है, हिंदी में हम इसे ऊपर वाले को कहते हैं वास्तविक आयु बटे कालानुक्रमित आयु। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको कर देते हैं IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाता है हमारा, इससे हमारा बुद्धि लब्धि निकल जाती है, IQ हमारा निकल जाता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये किसने दिया, स्टर्न ने दिया। ठीक है, अब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में अगर हम बात करें 1916 में टर्मन ने ये दिया था। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये किसने दिया है, आपका टर्मन ने दिया है। इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने आपको बताया ना स्टर्न और टर्मन दोनों बाद में आए थे और इन्होंने इसको काम को आगे बढ़ाया और इस पर और ज़्यादा वर्क किया। तो टर्मन ने दिया शाब्दिक व्यक्तिगत दिया, इन्होंने 2 से 14 वर्ष के बच्चों पर दिया, और स्टर्न के सूत्र का आंकिक निरूपण किया, यानी कि जो स्टर्न ने जो ये सूत्र दिया था इसका आंकिक निरूपण इन्होंने किया है। ठीक है, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इन्होंने कहा जो IQ है वो MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि कुछ कमियां अगर इसमें स्टर्न द्वारा रह गई तो उसको और आगे बढ़ाया और उसको फुलफिल किया। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है कि इसमें बुद्धि लब्धि मापन के जनक इनको कहते हैं, बुद्धि लब्धि मापन का जनक इन्हें कहा जाता है, यानी कि अब इस फॉर्मूले से हम बुद्धि यहाँ पर नाप सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के जनक, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि तालिका सर्वमान्य है। इन्होंने एक तालिका दी है जो कि सर्वमान्य है और बुक्स के अंदर आप लोगों को वो देखने को मिली होगी, तो इसलिए इनको बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के जनक कहा गया है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं कि बुद्धि मापन की तालिका 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के समय बुद्धि मापन की तालिका जो है वो दी थी। अब इन्होंने पहले क्या करा, बुद्धि मापी, बुद्धि को नापा गया, उसका फॉर्मूला दिया और उसका अंग तालिका के रूप में सारी चीज़ें प्रदर्शित की, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें बताया है कि किस हिसाब से हम, पहले तो फॉर्मूला दे दिया कि किस हिसाब से हम अपनी बुद्धि को निकाल सकते हैं कि हमारी बुद्धि लब्धि क्या है, IQ हमारा क्या है। फिर उसको इस हम टेबल में भी देख सकते हैं कि इस टेबल के अनुसार हम कितना सही है और हमारी बुद्धि कितनी ज़्यादा सही है और कितना ज़्यादा उसमें वर्क करने की ज़रूरत है, या बुद्धि लब्धि हमारी ज़्यादा है या कम है। तो इन्होंने ये दिखाया है कि 140 से अधिक, चलिए हम ऊपर से ये स्टार्ट करेंगे कि 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि आएगी, IQ आएगा, तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, दूसरा 120 से 139 के बीच जिसकी आएगी वो प्रखर बुद्धि वाला बच्चा होगा, जो कि 5% ही होते हैं, और 140 से अधिक वाले 1% जो है वो होते हैं हमारे। 110 से 119 वाले तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मात्र 14% बच्चे पाए जाते हैं। 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो है वो सामान्य बुद्धि पाई जाती है, तो ये आप लोगों के 60% लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 80 से 89 मंद या पिछड़े, तो ये कितने होते हैं आप लोगों के, 14% होते हैं। उसके बाद 70 से 79 निर्बल बुद्धि होते हैं, और 70 से कम वाले होते हैं आप लोगों के मूर्ख बच्चे कहा जाता है जिनको, जो कि 1% यहाँ पर होते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी नीचे कि 50 से कम वाले क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, उससे नीचे मूढ़ होते हैं, और ठीक है, तो इस तरीके से, और उससे नीचे होते हैं जड़ बुद्धि वाले। ठीक है, सबसे कम होते हैं जड़ बुद्धि वाले, जिनका IQ लेवल 0 से 25 रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, IQ इज इक्वल टू MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है।
एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के बाद भेजूंगा, तो आप लोग उस पर भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके के सवाल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु जो है वो 8 वर्ष थी, तो IQ बताइए उसका क्या होगा। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि अब जो हिंदी में देखेंगे हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखेंगे इंग्लिश में देखना है। ठीक है, मानसिक आयु यानी कि MA और वास्तविक आयु यानी कि CA। ठीक है, तो MA हम ऊपर रखेंगे, CA नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो मानसिक आयु उसकी 10 थी, 10 ऊपर आया। वास्तविक आयु उसकी कितनी थी, वास्तविक आयु थी उसकी यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा 8 वर्ष, तो 8 नीचे आ गया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आया 125। तो किस प्रकार की बुद्धि उसकी निकली है ये। 125 वाले कौन से थे, प्रखर बुद्धि। सबसे पहली कौन सी थी 140 में, प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी, तीव्र बुद्धि, और उसके बाद कौन सी थी आप लोगों की, सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ 140 है, मेंटल एज 12 है, तो बताओ क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी। अब देखो मैथ्स की तरह ही है ये भी, थोड़ा सा घुमा के दे दिया इन्होंने। क्या करा, IQ दे दिया, मेंटल एज दे दिया, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बतानी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग रख दीजिए, सॉल्यूशन करोगे तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों का जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सारा पोर्शन है जो आप लोगों का पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। बाकी और ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से नहीं बनते हैं सवाल। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी चीज़ें हमारी कुछ एक आधा % अगर कहीं से मिस हो गया हो, रह गया हो, क्योंकि गलती हर किसी से हो जाती है, तो वो आप लोगों का वहाँ पर कवर हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस हमें इतनी करनी है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन जो है वो सेट हो जाए कि क्या चीज़ कैसी है। बाकी थ्योरी इसलिए आप लोगों को करवाई जा रही है ताकि आप लोगों का जो कोई सवाल एक ऐसा हो कि जो रह भी जाए, या फिर एक पेडागोजिकल सेक्शन के अगर हिसाब से हम पर्पस से देखें तो वो आप लोग वहाँ पर कर सको, थोड़ा सा बुद्धि वहाँ पर आप लोग अपनी लगा सको कि हाँ इसका सवाल का ये उत्तर हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना अगला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, लैंगिक भेदभाव वाला जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का लैंगिक पक्षपात होता है या जेंडर रूढ़िबद्धता होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे वर्ड भी ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा काफ़ी बार हो जाता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो वो हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।